अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं अर्थात प्रगुण। जैसा कि बच्चों वास्तविक संख्या के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यह दो प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनता है। अर्थात किसी संख्या रेखा पर यदि कोई भी बिंदु निरूपित किया जाए तो इस बिंदु का जो मान होगा वो या तो परिमेय होगा और या तो अपरिमेय होगा। दो ही प्रकार आपको देखने को मिल सकते हैं। परिमेय जब होगा तो वह p/q के रूप में होगा और q का मान शून्य नहीं होगा। जब अपरिमेय होगा तो अंडर रूट के रूप में होगा और यहाँ अंडर रूट में कम से कम एक अभाज्य संख्या जरूर होगी, या फिर इसका जो दशमलव प्रसार आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा कि 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0, इस प्रकार से अनियमित प्रसार आपको देखने को मिलता है। अंडर रूट में अंडर रूट 3 आपको मिल गया। इस प्रकार ये संख्याएं अपरिमेय हैं और इधर की संख्याएं परिमेय हैं। इसके पहले आप सबने पूर्णांकों पर होने वाली संक्रियाओं को समझा है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का अंतर भी सदैव एक पूर्णांक होता है। ठीक इसी प्रकार हम वास्तविक संख्याओं में इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के व्यवहार और गुणों का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में नियमों की जानकारी करेंगे। तो जैसे पहला सबसे प्रमुख प्रगुण है संवरक प्रगुण। क्या कहता है संवरक प्रगुण? कि दो संख्याओं का योग सदैव एक संख्या होता है। तो हम कहेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है। तो जैसे a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं और इनका जब हम योग करेंगे तो अगर ये एक c के रूप में परिमेय संख्या प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं a b c क्या है? परिमेय हैं। इसी प्रकार गुणा में भी यही नियम हो जाता है। a × b, अगर दो परिमेय संख्याओं का हम गुणा करें तो भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये पहला संवरक प्रगुण है कि यदि आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें या गुणा करें तो उनका योगफल या गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होती है। अब अगर हम बात करें घटाने और भाग में तो वहाँ पर भी यह नियम लागू हो जाता है। अर्थात दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है तथा दो परिमेय संख्याओं का भागफल भी एक परिमेय संख्या ही होती है। फिर इसके बाद आता है क्रम विनिमेय प्रगुण। ये महत्वपूर्ण है। क्रम विनिमेय, अब देखिए योग पर ये जो प्रगुण हैं ये विभिन्न संक्रियाएं क्या है? जोड़ घटाना गुणा भाग। जो जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रिया होती है उसी को हम संक्रिया कह देते हैं। तो योग पर क्या है? अगर a में हम b जोड़ें, चाहे हम b में a जोड़ें, a और b क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। हम चाहे a में b जोड़ें और चाहे b में a जोड़ें, रिजल्ट जो आएगा वो बराबर आएगा। इसी प्रकार जो गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण होता है कि a में b का गुणा करो चाहे b में a का गुणा करो, रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो इस प्रकार वास्तविक संख्याओं में यह गुण क्रम विनिमय का गुण पाया जाता है। अब आते हैं साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है? योग पर अगर जब जाएंगे हम, अगर हम तीन परिमेय संख्याएं a b c लें तो a प्लस b प्लस c
ए प्लस बी प्लस सी, तीन परिमेय संख्याओं में अगर आपस में योग की क्रिया कराई जाएगी तो आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप बी और सी पहले जोड़ लें, जितना रिजल्ट आए उसमें ए जोड़ें, और या तो आप ए और बी पहले जोड़ लें जैसे यहाँ किया गया है, फिर उसमें सी जोड़ें। दोनों प्रकार से काम करने पर आपके जो परिणाम आते हैं वो समान आते हैं। तो इस प्रकार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपका साहचर्य प्रगुण हो जाता है। इसी प्रकार गुणा पर साहचर्य प्रगुण का प्रयोग क्या होगा कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी। हम चाहे बी में सी का पहले गुणा करके तब ए में गुणा करें, और चाहे हम ए में बी का गुणा करके तब सी में गुणा करें, तो हमारे जो रिजल्ट होंगे वो एक जैसे होंगे, एक समान होंगे। अब आते हैं वितरण। वितरण प्रगुण जो होता है वो योग पर, देखिए ए ऑफ बी प्लस सी ये होता है, ए ऑफ बी प्लस सी। जब इसका हम ब्रैकेट खोलते हैं तो आपको क्या सिखाया गया है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, बी में सी को जोड़ दिया जाए तब ए से गुणा किया जाए। इसके बजाय यदि हम ए को गुणा बी से कर लें और ए का गुणा सी से कर लें तत्पश्चात जोड़ दें, तो हमारे दोनों प्रकार के परिणाम एक समान आएंगे। बाएं पक्ष का परिणाम और दाहिने पक्ष का परिणाम एक समान आएगा। तो इसको हम कहते हैं योग पर वितरण प्रगुण। यहाँ पर योग का निशान लगा है। अगर हम व्यवकलन पर लिखना चाहें तो हम व्यवकलन पर भी ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये घटाने पर वितरण प्रगुण हो गया। तो इस प्रकार वितरण प्रगुण का भी ये परिमेय संख्याएं पालन करती हैं। अब आते हैं, समझते हैं कि ये तत्समक क्या है। ये भी हमको दो स्थितियों का मिलता है, एक योग पर और एक गुणन पर। तत्समक क्या है, तत् माने उसी के, समक समान, उसी के समान। मान लो हमने एक परिमेय संख्या ली 4/5, ठीक। अब 4/5 और हमको करना क्या है, योग में तत्समक करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि 4/5 में क्या हम योग करें कि उसी के समान उत्तर आ जाए। जैसे हम इसमें हम कुछ जोड़ें और रिजल्ट क्या आ जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए 4/5 में आप क्या जोड़ोगे कि 4/5 ही प्राप्त हो, तो इसके लिए आप कहोगे कि हम इसमें शून्य जोड़ देंगे तो फिर हमको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अर्थात शून्य के जोड़ने से परिमेय संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो शून्य क्या हो गया, योग का तत्समक हो गया। शून्य क्या हो गया, योग का तत्समक। इसी प्रकार गुणा 4/5 में हम काहे का गुणा कर दें कि हमारा उत्तर वही 4/5 आ जाए। तो अगर हम 0 का गुणा करेंगे तब तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि 4/5 में 1 का गुणा करने पर 4/5 ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं कि 4/5 का जो तत्समक है निकालने के लिए हमको 1 का गुणा करना पड़ता है। तो 1 को हम गुणा का तत्समक कहते हैं। अब आते हैं प्रतिलोम। ये दो प्रकार का होता है, योगात्मक प्रतिलोम और एक केवल प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। तो अब देखो, जैसे अगर तुमको 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस 3/4 में हम क्या जोड़ें कि शून्य आ जाए। तो इसमें हम -3/4 अगर जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। हमें उसका तत्समक 0 मिलना चाहिए जो है। फिर आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, अगर हमको 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 3/4 यहाँ पे का साइलेंट कर दिया है, लिख लीजिएगा का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या गुणा करें कि 1 आ जाए। तो 4/3 का यदि हम इसमें गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा।
अब इस गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहा जाता है। ये विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, हम इसी को व्युत्क्रम भी कहते हैं। अब देखते हैं अन्य प्रमुख नियम। अभी ऊपर हमने विभिन्न प्रगुणों की चर्चा की, लेकिन गणना में जो प्रमुख नियम आप सबको याद रखना है तो वो यह है कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणा तथा भाग करने पर सदैव परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर आपने दो परिमेय संख्याएं ली हैं तो चाहे उनको जोड़ें, चाहे उनको घटाएं, चाहे उनमें गुणा करें, चाहे उनमें भाग करें, तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। किंतु यह आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा और भाग की क्रिया करने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। जरा इस बात को हम समझते हैं, विद्यार्थियों को समझाते हैं कि अपरिमेय संख्या, जैसे हमने उदाहरण में ले लिया, हमने एक संख्या ली 1/2 और एक ले लिया 1/5। जब इसका हम जोड़ करेंगे तो परिमेय संख्याओं के योग के लिए विद्यार्थियों को पता है कि हर बराबर होने चाहिए, तो हम 2 और 5 का लासा ले लेते हैं, 10 आएगा। ये 2 से 5 गुना है तो इसका अंश 5 गुना करेंगे, 5 एकम 5। 5 से 2 गुना है तो इसका भी अंश 2 गुना करिए, 2 एकम 2। तो इस प्रकार 7/10 प्राप्त हुआ। ये दोनों भी परिमेय संख्याएं हैं और यह भी एक परिमेय संख्या है। इसी जगह पर अगर यहाँ माइनस लगा होता, 1/2 माइनस 1/5 होता, तो हम फिर वही लघुत्तम 10 लेते और ये 2 पंचे 10 माइनस 5 दूनी 10, तो ये 3/10 हमारा उत्तर आता। ये भी देखियो एक परिमेय संख्या है। अगर हम 1/2 में 1/5 का गुणा करते तो गुणा में अंश का और हर में हर का गुणा होता है, तो ये 1/10 रिजल्ट आता। तो ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या है। तथा अगर 1/2 में हम 1/5 का भाग लगाते तो यहाँ भाग में विद्यार्थियों आपको सिखाया गया है कि जिस परिमेय संख्या से आप भाग लगा रहे हो उसको पलट करके गुणा में परिवर्तित कर देते हैं। फिर सरलीकरण करिए अगर कुछ कट जाए, और अन्यथा अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर दीजिए। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं के भागफल में भी एक हमको परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। अब आकर देखते हैं, अब इस बार हम लेंगे क्या, 2 अपरिमेय संख्याएं। जैसे हमने लिया √3 और दूसरी ले ली, दूसरी भी हमने √3 ले ली एक बार, और दूसरी बार में हमने लिया 2 + √3 एक संख्या और 2 - √3 दूसरी संख्या। देखिए यहाँ दोनों संख्याएं एक जैसी हैं जो कि अपरिमेय है, और यहाँ दोनों संख्याएं अलग अलग हैं जो कि अपरिमेय है। अब इन दोनों ही संख्याओं में हम पहले ज्ञात करेंगे योगफल। तो इसका योगफल निकालेंगे, हम यहाँ पे का लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 + √3 बराबर 2 √3। यहाँ पर जो संख्याएं हैं बीजगणितीय व्यवहार करती हैं, अर्थात इनका हम प्रयोग एक अक्षर की भांति अगर मान लें,
जैसे a में a जोड़ो तो 2a आ जाता है, तो ठीक इसी प्रकार √3 में √3 अगर हमने जोड़ा तो 2 √3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे 2 + √3 में जोड़ेंगे 2 - √3, तो देखिए √3 कट जाएगा और ये 4 आ गया। तो ये दोनों अपरिमेय संख्या थी, इनका योगफल तो हमें अपरिमेय संख्या मिला, ठीक है ना। और ये दोनों भी अपरिमेय संख्या थी, तो इनका योगफल हमें परिमेय मिला। तो इसीलिए हमने कहा था, अभी आपको बताया था कि यह आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल या भागफल या घटाना सदैव अपरिमेय होगा। वहां अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। यही कहानी गुणा में भी होती है कि जैसे √3 में हम √3 का गुणा करें तो देखिए क्या मिला। अब यहाँ गुणा में 2 √3 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर इसकी करणी हट जाती है, 3 आती है। अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। ठीक, अगर √2 में √3 का हमने गुणा किया तो फिर हमें √6 प्राप्त हुआ, अर्थात अपरिमेय प्राप्त हुआ। अगर हमने 4 - √2 में 4 + √2 का गुणा किया तो देखिए a - b a + b के रूप में है, बीजगणितीय स्वरूप में, तो वर्गांतर प्रकट कर रहे हैं। तो 4² - √2², तो 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 - 2 = 14। तो ये देखो क्या प्राप्त हो गया, परिमेय प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार अगर अपरिमेय संख्याओं में परस्पर संक्रियाएं हों तो हमें परिमेय रिजल्ट भी मिल सकते हैं और अपरिमेय रिजल्ट भी मिल सकते हैं। लेकिन अब बच्चों आपको ध्यान देना है, इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, हम लेंगे एक बार एक परिमेय संख्या और दूसरी बार लेंगे दूसरी अपरिमेय संख्या। जैसे 1/2 में हमें √3 जोड़ना है, तो देखिए क्या करना होगा, हमें 2 का तिरछा गुणा हो जाएगा, 1 + 2 √3/2, ये एक अपरिमेय संख्या मिल गई। ठीक, अगर हमको घटाएंगे 1/2 - √3, तो ये आ जाएगा 1 - 2 √3/2, ये भी तुमको क्या मिल गया, अपरिमेय। ठीक, अगर परिमेय में अपरिमेय का हम गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा √3/2, तो ये क्या मिल गया, अपरिमेय। अगर 1/2 में हम भाग लगाएंगे √3 का तो 1/2 ये पलट के गुणा हो जाएगा, तो बराबर 1/2 √3। अब विद्यार्थी जरा ध्यान दें, यहाँ पर बटे में करणी आ गई है। अभी जब आपको करणी पढ़ाई जाएगी तो ये नियम और सिखाए जाएंगे कि करणी हर के रूप में नहीं होनी चाहिए, इसका परिमेयकरण किया जाता है, ये आपको सिखाया गया होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आ जाता है, ऊपर √3 बटे नीचे √3 का गुणा 3, और ये 3 दूनी 6, √3/6 आ गया। और ये जो संख्या हमको मिली है वो क्या मिली है, अपरिमेय मिली है। तो इस प्रकार एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या अगर आप लेंगे तो उनका जो संक्रियाओं का रिजल्ट जो आएगा वह एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो फिर से ध्यान रखेंगे, परिमेय परिमेय, जो परिमेय परिमेय रिजल्ट होंगे, परिमेय का परिमेय से परिमेय आएगा, अपरिमेय का अपरिमेय से जरूरी नहीं है, अपरिमेय भी आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, परिमेय का अपरिमेय से तो फिर अपरिमेय रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको क्रम विशेष विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। अब हम विद्यार्थियों को एक नए शब्द करणी का बोध कराएंगे। विद्यार्थियों, आपने इस शब्द को अवश्य सुना होगा, लेकिन यदि नहीं सुना है तो आज आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी करेंगे। करणी क्या है? यह वास्तव में अपरिमेय संख्या का एक स्वरूप है। प्रत्येक करणी अपरिमेय होती है या नहीं होती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन करणी है क्या? एक चिन्ह जिसकी आवश्यकता होती है
किसी अपरिमेय संख्या को दर्शाने के लिए। इसी चिन्ह को करणी कहा जाता है। इस करणी में यदि हम कोई राशि ए लिखें, ए यहाँ पर हमारा एक परिमेय संख्या या पूर्णांक हो सकता है। यह संख्या सदैव धनात्मक होनी चाहिए। अगर यह संख्या ऋणात्मक होगी तो यह जो करणी वाला वो है एक काल्पनिक संख्या बन जाएगी, जो कि वास्तविक संख्या नहीं रहेगी। तो जरूरत क्या हो गई? वास्तविक संख्या के लिए ए जो है वो धनात्मक होना, ए जो है वो धनात्मक होना जरूरी है। ये बात विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। ए जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर नंबर होता है जिसको हम मूल कहते हैं, एनवा मूल। इस प्रकार की करणी में अगर कहीं लिखा है तो हम लिखेंगे क्या? इसका मतलब है ए का एनवा मूल। चलिए अंकों में थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा √2, तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 का वर्गमूल। ये तो सबको पता है। यहाँ पर विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, जिस प्रकार कहीं भी अगर x लिखा है तो यहाँ पर एक घात छिपी हुई है। ठीक इसी प्रकार यदि करणी में n के स्थान पर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 2 छिपा हुआ है। ये ध्यान रखेंगे विद्यार्थी, ठीक है ना। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये जो करणी में n लिखा होता है, ये जो a का nवां मूल होता है, इसको कहा जाता है a की पावर 1/n। अर्थात इस n को जब हम व्युत्क्रम स्वरूप में लिखते हैं तो यह a की पावर बन जाती है, a की घातांक बन जाती है। तो a का nवां मूल अर्थात a की पावर 1/n। इसी प्रकार 2 का वर्गमूल अर्थात 2 की घात 1/2। यहाँ पे n की जगह 2 है, 2 छिपा हुआ है। अगर कहीं लिखा है आपके पास, यहाँ 3 लिखा है और अंदर 5 लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 5 का घनमूल। और इसको हम क्या कहेंगे? 5 की घात 1/3। अर्थात करणी हटाने के लिए जो संख्या करणी में लिखी है वह व्युत्क्रम में परिवर्तित होकर घातांक बन जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, करणी में लिखी संख्या व्युत्क्रम स्वरूप में घातांक बन जाती है, और करणी के अंदर की जो संख्या है वह उसकी मुख्य परिमेय संख्या है, जो कि धनात्मक होनी चाहिए। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखते हैं करणी के सरलीकरण के प्रमुख नियम। ठीक है ना। करणी का सरलीकरण, या दूसरे शब्दों में कहें कि करणियों में होने वाली संक्रियाएं। और संक्रिया के बारे में अभी हमने आपको बताया कि यदि संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग की क्रिया की जाए, या मिश्रित रूप में ये क्रियाएं आपको देखने को मिले कि एक ही प्रश्न में जोड़ और घटाना दोनों हो रहा है, या जोड़ और गुणा हो रहा है, तो फिर वहाँ पर उसको हम सरलीकरण भी कर सकते हैं, और उनका हल संक्रियाओं के रूप में कहा जाता है। चलते हैं, नियम क्या है? जोड़ तथा घटाने के लिए करणी सजातीय एवं
समघातीय होनी चाहिए। ये पहला प्रमुख नियम। जैसे यदि आपसे कहा जाए √2 में √2 जोड़ो, तो देखिए ये 2 का वर्गमूल, ये भी 2 का वर्गमूल, अर्थात ये दोनों सजातीय हैं। सामान्य रूप में अभी हमने आपको बताया था कि करणी के अंदर जो भी लिखा है आप उसको एक अक्षर की भांति उसका व्यवहार कराएं। जैसे इस पूरी करणी को हमने मन में सोचा x लिखा है, तो इसका मतलब अगर ये करणी x है तो ये भी करणी x है, अर्थात x और x का टोटल क्या हो जाता है 2x। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका योगफल हो जाएगा 2√2। इसी जगह पर अगर हम कहें √3 में √6 घटाइए या जोड़िए, तो अब देखिए, अब हम अगर इसको मन में x कह रहे हैं तो क्या ये भी x है? नहीं है। क्या ये x का स्वरूप है? नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों करणियां सजातीय नहीं हैं। अब करणियां सजातीय कब होंगी? जब उनके अंदर का मान और उनकी घात कैसी हो? एक समान। जैसे यहाँ पर घात तो समान है इनकी, लेकिन अंदर का मान समान नहीं है, इसलिए सजातीय नहीं है। सजातीय में समघातीय भी आ जाता है। तो इस प्रकार इसका हम घटाना या जोड़ नहीं कर सकते, और जब नहीं कर सकते तो जो का त्यों हमें लिखना चाहिए। अगर कह दिया जाए 4√3 में 3√3 घटाओ, अब देखिए जरा विद्यार्थी ध्यान दें, तो अब मुख्य रूप से हमें देखने की जरूरत इस करणी की है। इसमें जो ये गुणांक लगा हुआ है 4 और 3, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है इस करणी से। करणी हमारी बिल्कुल एक जैसी है, अर्थात सजाती है। अगर इसको हमने x कहा तो यह करणी भी x है, अर्थात 4x में से 3x हम घटाएंगे तो हमारे पास 1x आ जाता है, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, अर्थात 4√3 में 3√3 घटाने से √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार करणियों का अगर हमको जोड़ करना है या घटाना करना है तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा? उन्हें सजातीय स्वरूप में होना चाहिए। एक और सवाल देख लेते हैं। यदि हमसे कहा जाए 2√3 प्लस 6√12, अब आप इसको करिए तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो √12 लिखा है इसके बारे में विद्यार्थी ध्यान से समझें। √12 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12। इस 2 के जोड़े से 1 2 बाहर निकल आएगा तो 2√3 बन जाएगा, अर्थात 2√3 ये, और ये √12 बना था 2√3, तो 6 इंटू है यहाँ पे, यहाँ इंटू निशान होता है, ये छठा मूल नहीं है, ये करनी के बाहर है। तो 6 दूनी 12√3 हो गया। अब हम यहाँ पर क्रिया कर सकते हैं, 2√3 में 12√3 हमने जोड़ा तो 14√3 हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने ये समझा होगा कि करणियों में अगर जोड़ घटाने की क्रिया करनी है तो वो सजातीय होनी चाहिए। दूसरा नियम, गुणा व भाग के लिए करणी का समघात या समघातीय होना जरूरी है। अगर समघातीय नहीं है तो फिर गुणा नहीं हो पाएगा। जैसे अभी देखो, √2 में √2 का गुणा करने को कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे? अब इसको हम कह सकते हैं, देखो यहाँ दूसरा मूल, यहाँ भी दूसरा मूल, अर्थात करणी की घात बराबर है। अगर पावर में लिखोगे तो इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा। तो घात है बराबर, तो अंदर 2 इंटू 2, अब 2 के जोड़े से 1 2 बाहर निकल जाएगा तो बराबर 2 आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब अंडर में अंडर का गुणा करते हैं तो अंडर हटा देते हैं। फिर आइए एक और प्रश्न हम देखते हैं। अगर तुमसे कहा जाए √3 में
गुणा करो अंडर तीसरा मूल 5 का, इसका गुणा करिए। अब विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है, यहाँ दूसरा मूल, यहाँ तीसरा मूल, यहाँ की पावर 1/2 और यहाँ की पावर 1/3, अर्थात ये दोनों समघातीय नहीं है। या एक और सवाल हम यहीं पे लिख लेते हैं, तीसरा मूल 3 और चौथा मूल 3। अंदर से करनी देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन घातें इसकी भिन्न है, ठीक है ना। मतलब करनी के अंदर जो राशि है वो एक जैसी है, लेकिन घातें भिन्न है। और गुणा व भाग के लिए जरूरी क्या है, समघातीय होना जरूरी है। तो इसका मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ जो 2 छिपा है और यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का लासा लेना पड़ेगा, जैसा भिन्नों के जोड़ घटाने गुणा भाग में आप करते थे, जोड़ घटाने में। तो चलिए जब 2 और 3 का लासा लेंगे तो क्या आएगा, 6। तो इसको भी छठा मूल बनाना है और इसको भी छठा मूल बनाना है। विद्यार्थी ध्यान से सीख लें, करणियों का गुणा हो सकता है तुम्हें न सिखाया गया हो, आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो अब देखिए भाई, छठा मूल बना दिया। ये 6 हम कहां से लाए हैं, इन मूलों के लासा से। तो चलिए अब देखिए, 2 से ये कै गुना हो गया, 3 गुना। तो इसका अंदर का घात 3 गुना कर दीजिए। इसके अंदर 3 की घात 1 थी, उसको हमने उतने ही घात गुना कर दिया। यहाँ पर आओ, 3 से क्या गुना हो गया, 2 गुना। तो 5 का घात 2 गुना कर दो, 1 था 2 कर दो। तो इस प्रकार अब देखिए दोनों के मूल बराबर हो गए हैं। अब हम दोनों करणियों को संयुक्त रूप में लिख सकते हैं। तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिको 9 त्रिक 27 गुणित 5 25। अब इनका आप गुणा करके आप स्वयं लिख दें, जो भी यहाँ पे आए यही आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में आ जाओ, इधर अंदर देखने में बराबर था लेकिन बाहर घातें भिन्न थी, अलग थी। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम जो अभी बताया, क्या मूल बराबर करने होंगे, घात बराबर करनी होगी। तो 3 और 4 का लासा 12, 3 से 4 गुना हो गया तो अंदर घात 4 गुनी करो, 4 से 3 गुना हो गया तो अंदर घात 3 गुनी करो। तो अब देखो जब ये क्या हो गए, मूल बराबर हो गए, तो अब लिखेंगे ये 12वां मूल। मूल हमेशा बहुत छोटा छोटा लिखा जाता है, जिस प्रकार घातांक छोटा लिखा जाता है। तो 3 की घात 4, 3 त्रिको 9, 9 त्रिक 27, 27 तेईं 81। तो ये आ गया आपका 81 गुणित, यहाँ बीच में गुणा का निशान था, 3 त्रिको 9 त्रिक 27। अब क्या करेंगे आप, ये मूल हो गया है 12वां और इसका गुणा करके आप यहाँ पे लिख देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो यही प्रकार यही कार्य हम करते हैं भाग में। चाहो तो एक सवाल हम बच्चों को दिखा देते हैं कि अगर √6 में अगर हमको भाग करना पड़े 5वां मूल 2 का, ठीक, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। तो यहाँ कौन सा मूल है, दूसरा, यहाँ कौन सा मूल है, 5वां। तो पहला का मूल समान करो, 2 5 का लघुत्तम 10, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 6 की घात 5 भागित। अब यहाँ भी 10वां मूल होगा, 5 से 2 गुना हो गया तो अंदर 2 घात करो। अब इसके बाद क्या करना होगा, ऊपर आ गया क्या, 6 की घात 5 है। अब पहले तो एक बड़ी करणी बनाओ और यहाँ 10वां मूल लिख दो, और 6 की घात 5 है तो 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6। चाहे भाई चूंकि 6 की घात 5 मुजबानी निकालना थोड़ा सा कठिन है तो गुणा के रूप में लिख लो, और 2 की घात 2 है तो 2 गुणित 2 बटे में लिख लो, चूंकि ये भाग है। अब देखो 2 तियां 6 कट गया, ये 2 तियां 6 कट गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका ये 10वां मूल और इसके अंदर का गुणा निकाल लेंगे और ये आपको पूरा आपका मान निकल आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने करनी सीखी। बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखें, जो भी नियम आपको सिखाए जा रहे हैं आप इनका भली भांति प्रयोग करें, अपनी कॉपीज पर नोट करें, इन नियमों का निरंतर अभ्यास करें। यदि वीडियो लंबा हुआ है तो बीच बीच में रोक कर
इसके सारे नोट्स बनाएं और इनकी पुनरावृत्ति अवश्य करें ताकि आप गणित में वास्तव में पारंगत हो सके।